नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना की दूसरी वेव की यदि बात की जाए तो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसी स्थिति में हम बार बार चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये भी कह रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और साथ के साथ जो प्रशासन द्वारा ये बताया जाता है उन बातों का ध्यान रखें और आप सामाजिक दूरी और तमाम लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। क्योंकि अब जो लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में अब सरकार ने अहम फैसले लिए हैं, जिसको लेकर आज पानीपत जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या तात्पर्य था और लोगों को क्या संदेश है उनका। तो अहम बातें हम पूछेंगे कि आज क्या मुख्य कारण था, डॉक्टर साहब बताएंगे। देखिए, नहीं छोड़ लीजिए, जितेंद्र जी, जैसे अब ये कोरोना की दूसरी लहर आई है, इस स्थिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश हरियाणा से भाजपा प्रदेश हरियाणा की तरफ से 2 हेल्पलाइन नंबर जारी करे गए हैं और उसी तरजीह पर हर जिले से 2 हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, ताकि जिस तरीके से नंबर बढ़ रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएं हैं, कुछ डर है, एंजाइटी है, फियर है, उन सब चीजों को दूर करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर्स हमने जारी किए हैं, ताकि अगर किसी मरीज को बेड नहीं मिल रहा है, कोई वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी के पास किसी को दवाई की जरूरत है, मास्क या सैनिटाइजर की जरूरत है, तो उन सब चीजों के लिए हमने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो मैं आपको वो नंबर्स बता भी देती हूँ। वो नंबर मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, मेरे पास है। ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए, तंत्र की यदि बात की जाए, सिस्टम की बात की, वो पूरा दुरुस्त है। क्या मानते हैं आप इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं मरीजों को ये लगता है कि हमने प्राइवेट सेटअप में जाना है। आज हमारा इसराना मेडिकल कॉलेज में 300 बेड्स इस टाइम अवेलेबल है, 22 बेड्स पे कोई पेशेंट है, बाकी सारे के सारे बेड्स जो हैं वो हमारे खाली पड़े हैं। बेड्स को एनसी मेडिकल कॉलेज को गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से पेमेंट की है, लेकिन फिर भी मेडिकल कॉलेज के बेड्स जो है कहीं ना कहीं खाली पड़े हैं। तो आज जो है मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के 2-3 मुख्य पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि सरकारी तंत्र में सब तरीके की सुविधाएं पूरी तरीके से दुरुस्त हैं और पेशेंट्स जो हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर एडमिट हो सकते हैं। कहाँ कितने बेड्स अवेलेबल है वो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई है कि समालखा में है, सिविल हॉस्पिटल में है, इसराना में है। साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो जारी किए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर्स के तहत जो मुख्य लोग हैं, चीजों में मदद करने वाले हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर सुजीत आहूजा के माध्यम से 5 डॉक्टर्स को भी हमने लिया है जो इन सब चीजों में हमारी मदद करेंगे। और तीसरी चीज सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोरोना इससे ज्यादा और विस्फोटक ना हो, उसके लिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, घर से जब जरूरी हो तभी हम बाहर निकले, नहीं तो हम अपने घरों में रहे। और अगर आपकी बारी आ गई है, आप 45 साल से ऊपर के हैं, तो आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, वैक्सीन से आप डरिए नहीं। बिल्कुल, ये सारे संदेश लेकर मैं आप लोगों के बीच में आज आई। बिल्कुल, मेरा सवाल ये था कि अब जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या दुरुस्त हैं, उसको लेकर के छोटे से व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं जितेंद्र जी। बेड्स अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल है, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोग केवल पैनिकी में आकर, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो भी जाकर हॉस्पिटल में अगर एडमिट जरूरत नहीं है तो मैं कहती हूँ कि उनको हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होना चाहिए। क्योंकि अगर माइल्ड डिजीज वाला, जिसके मान लो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम नहीं है, वो जाके एक बेड ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उस स्थिति में जिसकी ऑक्सीजन कम है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसको डॉक्टर की केयर की जरूरत है, उस पेशेंट को कहीं ऐसे ना हो अगर केसेस बढ़े तो बेड ना मिले। ऐसी स्थिति में सभी चैनल्स के माध्यम से मैंने ये भी आह्वान किया है कि पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपने घर में ही अपने ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग जो है वो करते रहिए। अगर 90-92 से कम आपकी ऑक्सीजन जाती है
तब आपको हॉस्पिटल में एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा ध्यान ग्राउंड पे आपकी जो टीम है, यदि बात की जाए तो जो पतला खून करने का एक इंजेक्शन होता है वो लगता है, आप देखते होंगे, लेकिन वो बाहर से मंगवाया जा रहा है सरकारी, पूरा सवाल पूरा वो 200 रुपए का मार्केट जो रेट है उसको 600 रुपए में दिया जा रहा है, और बाहर से वहीं डॉक्टर से जब बात की तो डॉक्टर कह रही है हमारे पास है, लेकिन वो बाहर से आ रहा है, लोगों की जेब काटी जा रही है, जो कोविड वार्ड बनाया गया है। ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं दुरुस्त? देखिए जितेंद्र जी, परसों मेरे विषय ध्यान बताया गया था रेमडेसिविर इंजेक्शन की बैग के बारे में जी। उसके बारे में मैंने काम करना शुरू कर दिया है। जो हेपरिन के बारे में मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पता चला है, और मास्क भी नहीं है हॉस्पिटल में। रिकॉर्ड की जो बातें अभी मेरे को कुछ चीजें हमारे मीडिया के बंधुओं के द्वारा मुझे 3-4 चीजें और पता चली हैं जो मुझे मेरे नॉलेज में नहीं थी, लेकिन अभी तुरंत इसके बाद में उन्हीं सारे विषयों पर वो सारे बिंदु मैंने लिख लिए हैं जो आपने इंजेक्शन हेपरिन बताया है, मास्क का विषय बताया है, रेमडेसिविर का तो पहले से ही ध्यान में है, ये सारे विषय मैंने लिख लिए हैं और अब तुरंत इन सारे विषयों पर काम करने हम शुरू कर देंगे। जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से सजग भी है, दुरुस्त भी है, और हमारा सिस्टम में जहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है वो ठीक करवाई जाएगी। बिल्कुल, एक महिला के बारे में आपको एश्योर कर सकते। बिल्कुल महिला थी, एक परसों की बात है, तो जब हम बातचीत कर रहे थे वो कह रही 3 दिन से जो गर्भवती थी उसको कभी भी डिलीवरी हो सकती थी, वो 3 दिन से लगातार उस कोविड की लाइन में, जहां कोरोना पेशेंट हो सकता है, उनको 6-6 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर मना कर रहा है कि कोविड रिपोर्ट लेके आइए, वो कहाँ जाए, कैसे काम होगा? मैडम जितेंद्र जी, ये वाला विषय भी अभी मेरे ध्यान में आ गया है। इससे पहले मुझे इस विषय की जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके लिए भी जो मुझे अभी तक इसका इलाज समझ में आया वो यही आया कि रैपिड किट से जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ताकि उनको वेट ना करनी पड़े रिपोर्ट के लिए, और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हम रैपिड किट्स की अवेलेबिलिटी करवाएंगे ताकि उनको तुरंत जो है 15-20 मिनट में उनको रिपोर्ट उनकी मिल जाए और वो जो भी डिलीवरी करवाएं उनको ये सुविधा उपलब्ध हम कराएंगे। ब्लैकमेलिंग की बात चल रही थी, जो दवाइयों की ब्लैकमेलिंग है वो लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में अभी मैं खबर देख रहा था, रोहतक में उपायुक्त द्वारा ड्रग्स कंट्रोलर की ड्यूटी लगा दी गई है और निर्देश दिए गए हैं, तमाम मेडिकल स्टोर के बाहर दवाइयों की लिस्ट है, रेट लिस्ट है, यदि कोई नहीं देता या फिर उस पर वो मना करते हैं और रेट ज्यादा लेते हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ नहीं होना चाहिए कि इस तरह की जो है लोगों को सुविधा प्रोवाइड हो, टोल फ्री नंबर इस तरह से जारी कर दी जाए, लिस्ट लगा दी जाए? देखिए जितेंद्र जी, मैंने आपको वैसे जिले की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, डीसी पानीपत की तरफ से भी, लेकिन अब हमने आपको ग्राउंड पे नहीं दिख रहा ना मैडम, इसलिए मैंने जितेंद्र जी 2 नंबर, जिसमें से एक मेरे सहयोगी का प्रेम वर्मा का और एक डॉक्टर जगजीत आहूजा जी के सहयोगी का नंबर है। किसी को किसी तरीके की समस्या आती है, इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करिए। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि रेमडेसिविर अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई 100% कोरोना के पेशेंट्स में रोल नहीं है। सबसे पहले तो हम सब मरीजों को, जो भी मरीज है कोरोना का, उसको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि वो लोग आजकल कोविड होते ही साथ इन इंजेक्शंस को खरीदने के लिए भागते हैं, और अगर जरूरत भी नहीं है तब भी जेब में 6 इंजेक्शंस रख के घूम रहे हैं। तो इस समय मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है। अगर मान लो 100 पेशेंट्स को कोरोना होता है तो उनमें से केवल 4 या 5 को ही इंजेक्शन रेमडेसिविर की जरूरत पड़ेगी, और उनमें भी रेमडेसिविर फायदा करेगा या नहीं करेगा ये अभी तक प्रूवन नहीं हुआ है। चलो शुरुआत नहीं, मैं जितेंद्र जी, मेरे को पूरी बात करने दो। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको रेमडेसिविर की जब जरूरत पड़ेगी तो आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि जरूरत है। पहले से ही आप इंजेक्शंस लेके अपने पास स्टॉक मत करिए, क्योंकि हर एक दवाई की एक निश्चित मात्रा में ही उपलब्धता होती है। 100 मरीजों में से जरूरत 4 को है, 100 के 100 अगर 6 इंजेक्शंस अपनी जेब में रख के घूमना चाहेंगे तो आप बताइए दवाई की कमी होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। तो उसके लिए सब लोगों से ये मेरा प्रार्थना है कि इंजेक्शंस को लेके अपने पास स्टॉक मत करिए। जिसको जरूरत होगी, जेन्युइन जरूरत होगी, हम उसको इंजेक्शन
जो नॉर्मल रेट है उस पे उपलब्ध करवाएं। मेरा सवाल ये है, अब जो शुरुआत में आ जाते हैं, व्यवस्थाएं बाद की बात है, जब टेस्टिंग की यदि बात की जाए, लोग हजारों लोग वापस जाते हैं, उनको टेस्ट भी नहीं हो पाता है क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है 600 से ज्यादा। आपकी जो रिपोर्ट आती है वो 3-3, 4-4 दिन में या 5 दिन भी लग जाते हैं। तो वो लोग, इसलिए आंकड़े जब ये आ रहे हैं तो आप सोचिए, जो लोग वापस चले जाते हैं उनको अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है, और उनमें से कोविड के भी हो सकते हैं, वो लापरवाही भी बरती जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इसको किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या व्यवस्था? आप व्यवस्था दुरुस्त जरूर कह रहे हैं, लेकिन जहां लोग लापरवाह हैं तो वहीं हमारी व्यवस्था भी लचर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इस बात को मानते हैं आप? देखिए जितेंद्र जी, आपको याद होगा पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था तो हमारे सारे के सारे सैंपल्स जो है वो खानपुर जाते थे, बिल्कुल जाते थे, और खानपुर से तो 48 घंटे से पहले, बल्कि कई बार 72 घंटे भी लग जाते थे, क्योंकि आज सुबह सैंपल लिया तो वो रात तक खानपुर पहुंचता था, अगले दिन वो टेस्टिंग के लिए लगाया जाता था, तो 24 घंटे तो हमारा सैंपल लगने में ही लग जाते थे। तब हमारे विधायक माननीय प्रमोद बिक जी ने और हमारे सांसद जी ने कोशिशें करके यहाँ पर जो है लैब की शुरुआत की। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना भयावह रूप ये जो है कंडीशन ले लेगी, और अभी तक लैब की जो कैपेसिटी थी वो 600 पेशेंट्स हर रोज करने की थी और वो आराम से हो रहे थे। लेकिन ये जो अचानक एक इतनी बड़ी पीक आई है, ये विषय हमारे ध्यान में है, और मैं आज ही बात करके, अगर करनाल से उपलब्धता हो सकती है या खानपुर से उपलब्ध, वहाँ पर और भी तो मैडम करनाल के भी टेस्ट होंगे, बढ़ाया क्यों नहीं जा सकता? वहाँ से तो और भी होंगे, टेस्टिंग रिपोर्ट तो वही है, कैपेसिटी तो वही होगी, कैपेसिटी तो वही होगी, लेकिन जो भी टेक्निकल रीजंस हैं वो तो मैं आपको सीएमओ से पूछ करी कि भाई इसको उपलब्धता बढ़ाने में हमारे टेक्निकल क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो इस समय मैं आपको नहीं बता सकती कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन विषय ध्यान में है और उस पर काम भी करा। अब आंकड़े हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, उसको भले ही छुपाया जरूर जा रहा है, क्योंकि कल भी नहीं बताया 7 मौत जो है कल कोरोना से हुई है। तो उन लोगों का जो, जिनके परिवार जो है जंग हार रहे हैं, और लगातार इस तरह के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब कंटेनमेंट जोन की बात करें, सैनिटाइजिंग, कहीं एक पेशेंट आता था तो एरिया को सैनिटाइज किया जाता था, आज वो कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे कैसे? जितेंद्र जी देखो, जब कहीं कहीं एक पेशेंट होता था तो उसको सैनिटाइज भी कर रहे थे, कंटेनमेंट जोन भी बना रहे थे। आज हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में पेशेंट है। उस स्थिति में मैं तो केवल यही आह्वान करना चाहूंगी कि जो मरीज है वो अपने घर में, अपने कमरे में रहे, वो कोरोना आगे ना फैलाए। अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो वो उसमें कोई भी अनियमितता ना बरते। और कितने सारे तो कोरोना के कैरियर्स भी ऐसे हैं जिनको खांसी जुकाम बुखार नहीं होता लेकिन कोरोना होता है, और उनको हल्का फुल्का बुखार आया और ठीक हो गया, वो टेस्ट नहीं कराते कि कहीं पॉजिटिव आ गया तो मुझे 2 हफ्ते तक अंदर रहना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए हर एक व्यक्ति, देखो सरकार मजबूती से काम कर रही है, सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, अपने पूरे के पूरे, अगर आप आज सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को देखो 18-18 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार तो काम कर रही है, लेकिन वॉलंटियर बनाइए ना मैडम, वॉलंटियर बनाइए। आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की, तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप देखो संगठन के नाते आप बैठे हैं, मेरा कहने का हेल्पलाइन आपको, जो हम हेल्थ लाइन्स दे रहे हैं जी, वो कोई सरकारी ड्यूटी थोड़ी ना लगी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर जगह आपके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को भी चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से ही हमने डॉक्टर ईश बत्रा, डॉक्टर देवेंद्र झा, डॉक्टर मन्नू गोयल, डॉक्टर संदीप खासा, इन लोगों की ड्यूटीज भी लगाई हैं। इन लोगों को भी कोई डॉक्टर, ये नंबर्स भी सारे हम अभी प्रेस में दे रहे हैं। 2 नंबर से नहीं होगा मैडम, कैसे हो जाएगा 2 नंबर, कैसे चल जाएगा मैडम? आप सोचिए। जी एक मिनट, बहुत लंबी, मैं गलत कह रहा हूँ ये बता दीजिए। नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ पूरी कम से कम 50 कार्यकर्ताओं की सूची है जो अभी हम प्रेस में देने वाले हैं। ये 2 नंबर्स मेन हेल्पलाइन के थे, बाकी हर व्यवस्था के लिए, मास्क के लिए अलग, सैनिटाइजर के लिए अलग, ऑक्सीजन के लिए अलग, वेंटिलेटर के लिए अलग, और बहुत बड़ी सूची, और विधानसभा वाइज भी, और गाड़ी भी साथ में, और गाड़ी का नंबर और गाड़ी का मोबाइल नंबर जो गाड़ी चला रहा है, वो सारी भी सूचियां अभी आपको हम प्रेस रिलीज के माध्यम से दे देंगे। 50 मुख्य कार्यकर्ताओं की ड्यूटी हम पहले ही वॉलंटियर्स के तौर पर लगा चुके हैं,
और उसके बाद भी अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी लगाएंगे। नंबर ऑफ टेस्टिंग कैसे बढ़ेगी, उस पर कैसे काम चलेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। नंबर ऑफ टेस्टिंग कैसे बढ़ेगी उसके बारे में भी मैं आपको जल्दी ही कोई ना कोई कंप्लीट बात करके वो भी मैं आपको। अच्छा, सरकार पे भरोसा नहीं है आपकी बात में, जैसे कि पलायन कर रहे हैं प्रवासी लोगों को लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आप भी जानते हैं, आपके एरिया से बहुत ज्यादा जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी अपील कर चुके हैं राज्य सरकारों से कि इस बार जो है लॉकडाउन हमारा आखिरी हथियार होगा, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरे को तो खैर आज अभी एक दो चैनल के माध्यम से ही, अभी अपने मीडिया कर्मी बंधुओं के माध्यम से ही पता चला है कि कुछ लोग ऐसे प्रवासी चले गए हैं, जा रहे हैं अभी भी चैनल के माध्यम से सबसे यही प्रार्थना करने जा रही हूँ कि लॉकडाउन इस बार हम नहीं लगा रहे हैं, आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी किसी भी तरीके की स्थिति होगी तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से समर्थ हैं। पिछली बार भी सबको हमने खाना भी दिया था, दवाइयाँ भी दी थी, राशन भी दिया था, जो संभव यथासंभव मदद हमने पिछली बार भी करी थी। किसी भी व्यक्ति को भूखे नहीं रहने दिया था, घर घर तक जाकर, एक एक फैक्ट्री तक जाकर सबको खाना पहुंचाया था, मास्क पहुंचाए थे, दवाइयाँ पहुंचाई थी। तो इस बार भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे यही प्रार्थना है कि कोई भी पलायन ना करे और सरकार जो है सबका ख्याल रखे। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं सारी व्यवस्था कराई जाएगी, किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये रोजाना जो बसें हैं बिना परमिट की चल रही हैं, मनमाने दाम उनसे लिए जा रहे हैं, जो गरीब आदमी है तो इससे ज्यादा जा रहे हैं, तो रोडवेज की बसें व्यवस्था कर दी जाए उन लोगों को। जो अभी भी आप अपने ऑफिस या कार्यालय हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको अभी भी आईसीसी बैंक के बाहर सैकड़ों लोग मिलेंगे परिवार के साथ। कैसे होगा मैडम, रोजाना लूटा जा रहा है उनसे, आरटीओ उनके नाक के नीचे, लोग आरोप लगा रहे हैं, खुद बस वाले कह रहे हैं कि हम पैसे देते हैं, 3500 आरटीओ को जाते हैं, 3500 पुलिस को जाते हैं, 3500 फला व्यक्ति को जाते हैं। ऐसी व्यवस्था, अब व्यवस्था के चलते इस तरह के हालात हैं तो कैसे चलेगा मैडम, थोड़ा सा इस पे थोड़ा बताइए प्लीज। देखिए जोगेश जी, पहली बात तो जो आपने बताई है ये विषय अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आया था, और दूसरी बात विषय ध्यान में आ गया है तो पहली बात तो मैं अपने माननीय विधायक जी से प्रार्थना करूंगी कि इस विषय का वो संज्ञान लें जी। और फिर जैसे कि प्रशासन के साथ वो इसको जो भी नेसेसरी, क्योंकि वो उद्योगपति भी हैं और शहर को उद्योग के माध्यम से भी, फैक्ट्रियों के माध्यम से भी वो देख सकते हैं और प्रशासन के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये विषय जो है मैं आज अपने विधायक जी के संज्ञान में लेके आऊंगी और वो इसके ऊपर लोगों को संदेश दे दीजिए, क्या कुछ कहेंगे, लगातार कोविड चल रहा है। मैं तो केवल यही कहना चाहूंगी जी कि हम पहले ही एक विस्फोटक स्थिति में आ चुके हैं, लेकिन और इससे ज्यादा ये ना फैले तो हम मास्क लगा के रखें, हम सोशल डिस्टेंसिंग करके रखें, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम घर से ही बाहर ना निकले। अगर जरूरी है तो हम घर से बाहर निकले, नहीं तो अपने घर में रहकर अपना काम करें। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथ धोते रहें। घर से जब बाहर से घर वापस आते हैं तो तुरंत आके हम अपना नहा लें, कपड़े बदल लें, हाथ अच्छे से साबुन से धो लें। और बच्चे जो हैं आजकल बिल्कुल बाहर ना जाएं, तो जो घर में हम अच्छा खाना, हेल्दी खाना जिसको हम बोलते हैं, ज़्यादा तला हुआ मीठा खाने की बजाय हम ताज़ी सब्जियां बनाकर खाएं, फल खाएं ताजे कटे हुए, और साथ ही साथ हम अपने घर में रहकर योगा करें, अपना व्यायाम करें, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम खुद ही, और अगर हमारा नंबर आ गया है तो हम बिना डरे वैक्सीन जाके लगवा लें। तो इतना भी अगर हम करेंगे तो हम कोरोना से 100% बचेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अर्चना गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। लगातार हमने उनसे बातचीत की, उन सवालों पर जहां ये सामने आ रहे थे जो सिविल हॉस्पिटल में लोग थे, तो ऐसी व्यवस्थाओं पर हालांकि दावा ये किया है कि पूरी सुचारू रूप से इन पर ध्यान दिया जाएगा और वो इसमें समर्थ भी हैं और कहा भी गया है, निर्देश भी दिए गए हैं। अब ये ग्राउंड पर कितने दिखते हैं उसके बारे में बताएंगे, लेकिन हम आपको, अपने दर्शकों को, तमाम जो है जिला वासियों को ये आग्रह करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए आप गाइडलाइन का फॉलो करें, मास्क जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाए रखें, और यदि आप टेस्ट भी कराते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं, टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट 3 दिन के बाद आती है तो लोग अपने आप को आइसोलेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। तो हम भी आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इन बातों का ध्यान रखें, खुद को आइसोलेट तब तक रखें तब तक आपकी रिपोर्ट ना आ जाए।
और अपने और अपनों का ख्याल रखें। बने रहें सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।